देखिए पिछले क्लास में हम आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स पढ़ा रहे थे और 4 मेथड बता दिए थे। एक मेथड और है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस या गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, जो कि सीबीएसई से जो लोग एग्जाम देंगे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको रट लेना, समझ में कम आता है, याद ज्यादा करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, इसमें क्या होता है ध्यान से देखना। इसका नाम होता है थैलिमाइड। जब इसको KOH के साथ गर्म करोगे तो देखो इसका H और इसका OH क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा और H की जगह K आके बैठ जाएगा। NK C डबल बॉन्ड O एंड द बॉन्ड, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम थैलामाइड। फर्दर इसको किसी भी एल्काइल हैलाइड R बॉन्ड X एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे और कास्टिक सोडा के प्रेजेंस में गर्म करेंगे, NaOH के प्रेजेंस में करेंगे गर्म। तो ये जो R है यहां से नाइट्रोजन और यहां से हाइड्रोजन ले करके बन जाएगा R बॉन्ड NH2 यानी 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन। और ये वाला जो रिंग है ये कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O O Na C डबल बॉन्ड O O N, और इस तरह से आपका क्या बना, प्राइमरी एमीन बना। इस रिएक्शन को गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस कहते हैं। इट मींस दैट व्हेन द थैलिमाइड इज हीटेड विद caustic potash, when the thalamide is heated with caustic potash, potassium thalamide is obtained. It is further reacted with the alkyl halide and heated with the caustic soda, we get R bond NH2, that is the primary amine, and the reaction is called Gabriel thalamide synthesis. और सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है आपको परीक्षा में पूछे। अब तो ये तो था प्रिपरेशन की बात, अब हम आपको बता रहे हैं प्रॉपर्टीज की, एमीन्स के प्रॉपर्टीज क्या है। लेकिन उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एमीन्स के प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो इसमें पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ लो। जो मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन होते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं, वेपोराइजेबल होते हैं। दूसरी बात है कि इनमें जो होता है रॉटन फिश के जैसा स्मेल होता है, ऑर्डर जो होता है सड़े हुए मछली के जैसे होता है, किसमें, मिथाइल एमीन में और इथाइल एमीन। एनिलीन जो होता है एक कलरलेस गैस होता है, सॉरी एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसमें अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। एनिलीन इज ए कलरलेस लिक्विड हैविंग अनप्लीजेंट ऑर्डर, बट व्हेन इट इज केप्ट इन ओपन एयर इट विल कन्वर्ट इनटू द ब्लैकिश सॉल्यूशन, ब्लैकिश लिक्विड। इसका मतलब एनिलीन जो है एक कलरलेस लिक्विड है जिसमें बहुत ही खराब स्मेल होता है, अप्रिय गंध होता है। लेकिन जब इसको हवा में आप खुला छोड़ देते हो, इसमें जो कलरलेस लिक्विड था उसमें धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता है और अल्टीमेटली ये ब्लैक कलर के लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है। अगली बात जो है, ये जो एमीन्स होते हैं, एमीन्स R बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड H, RNS2, वाटर जो होगा H बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड O H, ये क्या हो गया H2O, यह क्या हो गया एमीन। इसमें H पर डेल्टा प्लस और यहाँ O पर डेल्टा माइनस, इस दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, H बॉन्ड बनता है। और ये बात हम आपको पहले भी कई बार पढ़ा चुके हैं
कि कोई मॉलिक्यूल अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इट विल डिसॉल्व इन वाटर। तो सिंस एमीन्स may form hydrogen bond with the water molecule so that it may dissolve in water। चूंकि एमीन जो है वो वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और यही कारण है कि एमीन वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है वो होता है बेसिक कैरेक्टर, R बॉन्ड NH2। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और याद करो 11th में हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि अकॉर्डिंग टू लेविश all those substances which have a lone pair of electron or may be given to other substance is called base। कोई भी सब्सटेंस जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी दूसरे को डोनेट किया जा सकता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बेस कहते हैं। तो चूंकि एमीन्स में नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड सो दैट द एमीन्स आर कॉल्ड लेविस बेस। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई द एमीन्स आर लेविस बेस, या सिंपल कहे कि व्हाई द एमीन्स आर बेसिक इन नेचर, तो क्या कहोगे कि इन एमीन the nitrogen atom consists a lone pair of electrons and therefore amines are Lewis base and it have basic character। तो amines कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि amines में नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और यही कारण है कि amines कैसे होते हैं? बेसिक नेचर की होती है। Is that clear? अब याद करो हम आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? जो आर यानी एल्काइल ग्रुप होते हैं, कौन से ग्रुप? एल्काइल ग्रुप। ये होते हैं न्यूक्लियोफिलिक। याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ाए थे। एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। एल्काइल बोले तो कौन? एल्काइल बोले तो CH3 C2H5 C3H7, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप, कार्बन का चेन, द चेन ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड क्या? एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, कार्बन एटम के चेन को क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो क्या होगा कि जो एल्काइल ग्रुप यानी उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप कहते हैं। किसी किसी बुक में न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप को EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोले तो क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर क्या करेगा? पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुश करेगा। कौन कौन पुश करेगा? मिथाइल CH3, इथाइल C2H5, प्रोपाइल C3H7। ये जो कार्बन के चेन होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, that is electron donating group and therefore it pulls the electron। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? धक्का लगाएगा, बाहर की ओर पुश करेगा। और H+ को क्या करेगा? पुल करेगा। H+ को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर धक्का देगा। अब यहाँ H+ से एसिडिक कैरेक्टर होता है। अगर H+ को खींच लेगा तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज, एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा। और ठीक इसका उल्टा, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर धक्का मारेगा तो बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। बेसिक नेचर इंक्रीज। बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अभी हम एसिडिक नेचर नहीं बता रहे। एसिडिक नेचर इसके पहले वाले चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड में अच्छे से क्लियर कर दिए थे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का क्या होता है और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का क्या इफेक्ट होता है। तो अभी हम लोग एसिडिक नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमोनिया कैसा होता है? बेसिक। तो बात करेंगे किसकी? बेसिक नेचर का। जैसे जैसे कोई कार्बन का चेन बढ़ता जाएगा, दैट फेनोमेनन, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करना और H+ को पुल करना, इसको क्या कहते हैं? प्लस आई इफेक्ट। पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में।
क्या कराते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो जैसे जैसे किसी कंपाउंड में कार्बन का चेन बढ़ेगा प्लस आई बढ़ेगा, as the chain of carbon atom in an organic compound increases, the plus I effect also increases. That is, the tendency to pushing electron is also increased, and therefore their basic nature is also increased. And hence, यही कारण है कि ध्यान से देखो, अमोनिया NH3, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या होगा, बेसिक होगा। अगर हम बात करते हैं CH3NH2 मिथाइल, लेट अस कंसीडर बात करते हैं CH3NH3 सेकेंडरी एमीन। अगर हम बात करते हैं टर्शियरी एमीन, CH3N CH3 सब में नाइट्रोजन के पास क्या होगा, लोन पेयर। तो देखो इस वाले लोन पेयर को ये तीनों मिथाइल मिलकर धक्का मार रहा है कि निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। इस वाले में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 2 ही मिथाइल ग्रुप बाहर धक्का मार रहा है कि निकलना है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप धक्का मार रहा है और इसमें कोई नहीं धक्का मार, तो किसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इसमें तीनों तरफ लग रहा है यानी टर्शियरी, और इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से निकल जाएगा तो बेसिक नेचर क्या होगा, ज्यादा। इट मींस सबसे ज्यादा बेसिक नेचर टर्शियरी एमीन का होगा, उससे कम सेकेंडरी एमीन का होगा, उससे कम प्राइमरी एमीन का होगा, और सबसे कम होगा अमोनिया। यानी अमोनिया से ज्यादा बेसिक मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन से ज्यादा बेसिक डाइमिथाइल एमीन, और डाइमिथाइल एसिड से डाइमिथाइल एमीन से ज्यादा बेसिक ट्राइमिथाइल एमीन। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहा है इसकी बेसिसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। अगर क्वेश्चन पूछे व्हाई द मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई द मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, ये मिथाइल एमीन अमोनिया से ज्यादा बेसिक क्यों होता है, तो क्या कहोगे आंसर। हालांकि हम जो नोट्स दिए हैं उसमें आपको मिलेगा आंसर, लेकिन आप लोग कभी समझ लो क्या आंसर क्या है इसका। सिंस इन मिथाइल एमीन देयर इज अ CH3 ग्रुप व्हिच इज न्यूक्लियोफिलिक group, and due to CH3 group there is a plus I effect in methyl amine, and therefore the methyl amine is more basic than ammonia. अमोनिया में प्लस आई इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि कार्बन का चेन नहीं है, मिथाइल एमीन में प्लस आई हो रहा है, क्यों, क्योंकि कार्बन का चेन आ गया, और जैसे ही कार्बन का चेन आएगा प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धक्का मारेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धक्का मारेगा बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और therefore the methyl amine is more basic than ammonia. Is that clear? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से लिखा जाएगा, उम्मीद करते हैं। हालांकि जब हम आपको बोर्ड का तैयारी कराएंगे तो क्वेश्चंस और उसके आंसर्स लिखाएंगे, आप लोग ये मत सोचना कि हम आपको छोड़ देंगे, हम कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक आपकी तैयारी नहीं हो जाती है। आप भले हमको छोड़ दे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसलिए हम आपको सर्टेन क्वेश्चंस उसके आंसर्स सब कराएंगे, लेकिन अभी हम पूरा सिलेबस बता रहे हैं, इसलिए ये बात समझ जाओ। फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर जब कराएंगे तो उसका आंसर भी लिखा देंगे, लेकिन तत्काल तो आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल नेचर खत्म अमोनिया का, सॉरी मिथाइल एमीन का। मिथाइल एमीन यानी जो एमीन्स हम लोग पढ़ रहे हैं R बॉन्ड NH2 एमीन्स जो पढ़ रहे हैं इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गए। अब बात करते हैं केमिकल नेचर, जो एमीन्स होते हैं वो कैसे रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं। तो पहला हम आपको प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर R बॉन्ड NH2 ये क्या है 1 डिग्री एमाइन, बोले तो प्राइमरी एमाइन, आप लोग को पढ़ाए थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन 3 तरह का होता है पढ़े। तो ये जो है R बॉन्ड NH2 ये क्या है प्राइमरी एमीन। नाउ व्हेन द प्राइमरी एमीन
रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड R बॉन्ड X, तो क्या होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन और ये X क्या बन जाएगा, HX, और उस हाइड्रोजन की जगह ये R यानी एल्काइल ग्रुप आगे जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा RNHR। इट विल कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री एमाइन, इसमें कन्वर्ट कर जाएगा सेकेंडरी एमाइन में, लेकिन रिएक्शन रुकेगा नहीं, अभी एक हाइड्रोजन बचा है इसके पास, तो रिएक्शन फर्दर आगे की ओर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, R बॉन्ड X एक बार फिर से रिएक्शन करेगा और ये हाइड्रोजन भी इस X के साथ मिलकर बन जाएगा क्या, HX, और ये अगेन N पे आके जुड़ जाएगा RNR then R, 3 degree amine. It means that this is the first characteristics, first chemical property of the primary amine. क्या होता है, सुनो अच्छे से, when the primary amine react with excess of alkyl halide, एक बार फिर से, when the primary amine react with excess of alkyl halide, that is R bond X, secondary amine is formed, but it further converts into the tertiary amine, यानी जब प्राइमरी एमीन को एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करोगे बनेगा सेकेंडरी एमीन, लेकिन वो मिलेगा नहीं, वो फर्दर कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, टर्शियरी एमीन में, यानी प्राइमरी से बनता है सेकेंडरी और फिर सेकेंडरी से बनता है टर्शियरी। इज दैट क्लियर, ये बात तो समझ में आ रहा होगा सबको। दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, नंबर सेकंड, और ये जो अभी हम सेकंड बताने जा रहे हैं ये हम आपको पहले भी पढ़ाए थे जब क्लोरोफॉर्म पढ़ाए थे, हम आपको बोले हैं कि एक ही रिएक्शन बार बार आते हैं, और देखो फिर से आ रहा है वो रिएक्शन, क्या था, कौन सा रिएक्शन पढ़े थे क्लोरोफॉर्म में जो एमीन में काम आएगा, कार्बाइन एमीन टेस्ट, कौन सा, कार्बाइन एमीन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बिहार बोर्ड वाले के लिए भी और सीबीएसई वाले के लिए तो बहुत जरूरी। कार्बाइल एमीन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखो, किसी भी प्राइमरी एमीन को R बॉन्ड NH2, कौन सा एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमीन, when the primary amine is heated with chloroform, CHCl3 बोले तो क्लोरोफॉर्म, and the caustic potash KOH, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, अच्छे से देखना, ये K और ये Cl क्या बनेगा, KCl, सबको पता है, पोटेशियम और क्लोरीन क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, K और Cl मिलकर क्या बनाएगा, KCl बनाएगा, लेकिन ध्यान से देखो कितने क्लोरीन है, 3, तो पोटेशियम भी आपको कितने चाहिए, 3, तो यहां लगा दो 3, तो 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन, कै गो KCl बनेगा, 3 KCl बनेगा, देख लेते हैं, 3 KCl प्लस, अब देखो गौर से देखो कितने OH है, 3, कितने OH, 3, हाइड्रोजन चेक करो, 2 यहाँ 1 यहाँ, कितने हाइड्रोजन, 3, और आपको पता है H और OH मिलकर वाटर बनाता है, H बॉन्ड OH क्या होता है, H2O वाटर, तो 3H, 2 हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ, 3H 3 OH, कै गो वाटर बनेगा, 3, यानी 3H2O, कौन बचा, अब जो बचा उसको लिख देंगे, यहां से बचा R, सिंगल बॉन्ड N, देखो सब खत्म हो चुका है सिर्फ इस कार्बन को छोड़ के, यहां लिखेगा R बॉन्ड NC and the NC group is called कार्बाइन एमीन, इसको आइसोसाइनाइड भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं करना, किसी किसी बुक में कार्बाइन एमीन लिखेगा और किसी किसी में आइसोसाइनाइड लिखेगा, और ये जो कार्बाइन एमीन बनता है ना, इसमें बहुत ही अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, so it means that when the primary amine and chloroform is heated with caustic potash, the carbyl amine is formed which have unpleasant odor, and therefore this reaction is called carbyl amine test, and it is used for the test of primary amine.
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई तरह से पूछेगा। हो सकता है ये रिएक्शन आपको लिख दे, इधर वाला दे दे और इधर डॉट 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 कर दे, फिल इन द ब्लैंक्स, या ए बी सी कर दे, आइडेंटिफाई द ए बी एंड सी। दूसरा तरीका पूछेगा, हाउ विल यू एक्सप्लेन कार्बाइल एमीन टेस्ट या कार्बाइल एमीन रिएक्शन, या आपसे कहेगा हाउ विल यू टेस्ट प्राइमरी एमीन। इस प्राइमरी एमीन की जगह आर की जगह अगर बेंजीन लगा दे तो नाम क्या होगा, एनिलीन नाम होगा। तो एनिलीन करके भी पूछ सकता है कि क्या होगा, आपसे पूछेगा हाउ विल यू टेस्ट एनिलीन, तो एनिलीन को भी इसी से भी टेस्ट कर लेंगे। हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में ये आर ना दिया हुआ हो, इसके जगह CH3 दिया हुआ हो, तो आप भी रिएक्शन में आर की जगह क्या यूज करोगे, CH3 यूज करोगे। हो सकता है यहाँ पे बेंजीन बना दे, कंफ्यूज नहीं करना, एक ही रिएक्शन है, केवल आर की जगह कुछ भी दे सकता है। तो कार्बाइल एमीन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको घुमा घुमा के पूछेगा। चीज एक के है लेकिन देखने से लगेगा कि नया नया है, लेकिन कंफ्यूज मत करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी, कि आपको कैसे पता चलेगा कौन प्राइमरी एमीन है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन। तो अगला प्रॉपर्टी थर्ड नंबर, लेकिन इसके पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा प्रॉपर्टी, एमीन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कैसे करेगा रिएक्शन। ध्यान से देखो, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, सभी का ध्यान मेरी बातों पर और बोर्ड पर होना चाहिए। और क्या होता है, ध्यान से देखना, R बॉन्ड NH2, ये क्या है, प्राइमरी एमीन है। जब इसको रिएक्शन करोगे किससे, NaNO2 और HCl से, it will convert into R bond NOH, that is alcohol। ये किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा। इट मींस दैट व्हेन द प्राइमरी एमीन is treated with sodium nitrite and hydrochloric acid, the alcohol is obtained। प्राइमरी एमीन को सोडियम नाइट्राइट और HCl मिला करके रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। लेकिन ये बाउंस मार गया, इसको समझो कैसे, मैकेनिज्म ध्यान से देखना। ये जो NaNO2 है, पहले ये HCl से रिएक्शन कर जाएगा तो क्या बना देगा, देखो ध्यान से, ये Na और ये Cl क्या बन जाएगा, NaCl, और बचेगा क्या, H और NO2, HNO2। तो क्या होता है HNO2, इसका नाम क्या होता है, नाइट्रस एसिड, और ये एल्काइल अमोनिया से क्या से प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करेगा। कैसे, ध्यान से देखना, R बॉन्ड NH2, ये क्या है तुम्हारा प्राइमरी एमीन है, कौन रिएक्शन करेगा, HNO2। ध्यान से देखो, ये HNO2 का स्ट्रक्चर होता है, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ध्यान से देखो, HNO2, ये हो गया क्या, HNO2। और जब ये रिएक्शन करेगा तो गौर से देखो, H2O क्या बन गया, H2O, N एंड N क्या बन गया, N2, बचा क्या, R एंड OH, R बॉन्ड OH क्या बन गया, अल्कोहल। यानी प्राइमरी एमीन को सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल। बट लेकिन अगर सेकेंडरी एमीन को करोगे, ध्यान से देखो, RNR, अगर इसको रिएक्शन करोगे किससे, NaNO2 और HCl से, तो इस दोनों के कारण रिएक्शन में कौन भाग लेगा, HNO2 भाग लेगा। एक्चुअली रिएक्शन में कौन भाग लेगा, HNO2। ध्यान से देखो, OH N डबल बॉन्ड O, अब क्या होगा, इसका H और इसका OH क्या बन जाएगा, H2, बचा क्या, R N R, और इस N से जुड़ जाएगा NO। NO का नाम होता है नाइट्रोसो,
NO को क्या करते हैं, नाइट्रोसो, और ये वाला ग्रुप है एमीन, इसका क्या नाम होगा, नाइट्रोसो एमीन। क्या नाम होगा, नाइट्रोसो एमीन। यानी प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, सॉरी प्राइमरी एमीन बनाता है अल्कोहल। प्राइमरी एमीन को NaNO2 और HCl से रिएक्शन करोगे क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी एमीन को जब रिएक्शन करोगे क्या बनेगा, नाइट्रोसो एमीन बनेगा। लेकिन बट टर्शियरी एमीन का अगर रिएक्शन करेंगे इससे NaNO2 एंड HCl से, इट विल नॉट रिएक्ट, नो रिएक्शन। तो प्राइमरी एमीन बनाता है अल्कोहल, सेकेंडरी एमीन बनाता है नाइट्रोसो एमीन, लेकिन टर्शियरी एमीन रिएक्शन ही नहीं करता। और सो दैट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे राइट वन रिएक्शन for the difference between primary, secondary and tertiary amine, so this is your answer. The primary amine react with NaNO2 HCl, sodium nitrite and HCl to give alcohol. Secondary amine react with sodium nitrite and HCl to give nitrosoamine, but the tertiary amine does not react with the mixture of sodium nitrite and hydrochloric acid. And this is the difference between primary, secondary and tertiary amine. Is that clear? किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप नोट कर लो, फिर अगला प्रॉपर्टी बता रहे हैं। देखिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं एरोमेटिक एमीन का, एरोमेटिक एमीन का यानी एनिलीन का। एनिलीन है NH2, जब इसको रिएक्शन करोगे किससे, ब्रोमीन वाटर से, इसके रूम टेम्परेचर पे, इसमें ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, सीधे एनिलीन में क्या डाल देना है, ब्रोमीन डाल देना है। क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और पारा पे भी जुड़ेगा, क्या बनेगा आपका कंपाउंड, NH2 तो अपनी जगह पे रहेगा, ब्रोमीन ऑर्थो पे भी जुड़ जाएगा, पारा पे भी जुड़ जाएगा और फिर ऑर्थो पे भी जुड़ जाएगा। कंपाउंड बनेगा क्या, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। एक रिएक्शन हम लोग पढ़े थे सैंडमेयर रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन पढ़े थे, सैंडमेयर रिएक्शन, याद करो, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं। सैंडमेयर रिएक्शन जब हैलो एल्केन्स पढ़ाए थे उसके प्रिपरेशन में ये रिएक्शन पढ़ाए थे। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से देखो, एनिलीन है NH2, इसको रिएक्शन करेंगे NaNO2 एंड HCl से, तो ये कन्वर्ट कर जाता है, ध्यान से देखना, N2Cl में, इसमें N2Cl में नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और फर्दर जब CuBr से रिएक्शन करोगे तो यहां लग जाएगा ब्रोमीन, यानी ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एंड दिस इज द सैंडमेयर रिएक्शन। अगर पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सैंडमेयर रिएक्शन, तो आप कहोगे क्या कि व्हेन द एनिलीन इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, benzene diazonium chloride is formed and it further reacts with cuprous bromide. As a result, the bromobenzene is obtained and the reaction is called Sandmeyer reaction. Is that clear? सबको समझ में आ रहा है? तो इस तरह से एनिलीन के प्रॉपर्टी आपके खत्म हो गए, आपका एनिलीन चैप्टर खत्म हो गया है। एनिलीन का इंट्रोडक्शन बता चुके हैं, एनिलीन को बनाने का मेथड पढ़ा दिए, एनिलीन का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दिए, एनिलीन के केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दिए। एरोमेटिक एनिलीन्स जो होते हैं, यानी एरोमेटिक जो एमीन्स होते हैं, जो एनिलीन होते हैं, वो उसका भी हम आपको क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज पढ़ा दिए हैं, कैसे रिएक्शंस करते हैं बता दिए। तो आपको जो एमीन चैप्टर है वो खत्म हो गया है, एमीन खत्म हो गया है। अगला चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल। तो अभी हम आपको बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम भी है तो बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। आप लोग जाएंगे नहीं,
आप चाहें तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बायोमॉलिक्यूल शुरू करते हैं। चलिए अगला चैप्टर जो है वो है बायोमॉलिक्यूल यानी बायोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी about all those chemical substances which are essential for the growth and the maintenance and the development of an organism is called the biomolecule। और कई ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है, उनके लैकनेस में आपको बहुत तरह का बीमारी हो सकता है या आप हो ही नहीं सकते हो। और वो बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से? सबसे पहली बात होता है कार्बोहाइड्रेट। हम लोगों को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। दूसरा चीज चाहिए क्या? प्रोटीन चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। प्रोटीन चाहिए काय के लिए? काम करने के लिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट चाहिए क्यों? क्योंकि आपको ग्रोथ करना है। तीसरा होता है विटामिन। विटामिन की कमी से हम लोगों में डिफिशियंसी डिजीज होते हैं, जैसे रिकेट्स, बेरी, ऑस्ट्रियोमेलेसिया, इम्पोटेंसी, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो किसकी कमी से होते हैं? विटामिन की कमी से होते हैं। इसलिए हम लोगों के भोजन में विटामिन होना कंपलसरी है। अगर विटामिन नहीं होगा ना तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा, और अगर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया तो आपको कोई भी बीमारी पटाख से पकड़ लेगा, तुरंत आपको बीमारी धर लेगा। अभी याद करो कुछ दिन पहले जब हम लोग कोरोना पीरियड में थे, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना तो चल ही रहा है, लेकिन जब काफी था, जब वेव चल रहा था कोरोना का, डॉक्टर कहते थे क्या कि मल्टीविटामिन खाइए। मल्टीविटामिन क्यों कहते थे खाने के लिए? क्योंकि जब आप विटामिन खाते हैं वो विटामिन आपके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। और अगर जब आप विटामिन खाओगे आपके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा तो डिजीज से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, आप जल्दी बीमार नहीं होइएगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको इफेक्ट नहीं करेगा जल्दी। ये नहीं कहते कि करेगा ही नहीं, कर सकता है, लेकिन विटामिन आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इट गिव्स पोटेंशियल टू फाइट विद द डिजीज, जिससे हम लोगों को क्या मिलता है? किसी रोग से लड़ने का पावर मिलता है, इम्यूनिटी मिलता है। चौथा चीज होता है न्यूक्लिक एसिड, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी आदमी के लिए, किसी भी जीव के लिए। न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए, डाइऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। और अगर डीएनए नहीं होगा तो तुम भी नहीं हो। और ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता ही होता है, जो कि हेरिडिटी के ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपके पिता का गुण आप में आ जाता है, आपके माता का गुण आप में आ जाता है, आपके खानदान का गुण आप में आ जाता है। बपहर का और ममहर का, फादर के घर के और मदर के घर के गुण आपके अंदर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो निर्माण हुआ है आपके फादर और मदर के डीएनए के मिक्सिंग से हुआ है, यानी आप में पिता का भी गुण है और माता भी का गुण है। और किसके कारण? डीएनए। तो एक एक करके हम लोग सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, डीएनए सब पढ़ेंगे। और ये सब क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो शुरुआत करते हैं किससे? कार्बोहाइड्रेट से। एक एक करके सब पढ़ेंगे। पहली बात करते हैं हम लोग किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो ध्यान दो, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट। नाम से ही क्लियर है, कार्बो बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रेट बोले तो वाटर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड हो और बहुत सारे OH ग्रुप, या कीटोन हो और बहुत सारे OH ग्रुप हो। पॉली बोले तो बहुत सारे, हाइड्रोक्सी बोले तो OH बोले तो मेनी, पॉली बोले तो मेनी, हाइड्रोक्सी बोले तो OH, और एल्डिहाइड बोले तो CHO, और कीटोन बोले तो C डबल बॉन्ड O। यानी कोई सा भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें एल्डिहाइड और बहुत सारे OH ग्रुप, या कीटोन
सारे OH ग्रुप हो, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और कार्बोहाइड्रेट क्यों कहलाता है? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे आप लोग पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस में कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर के क्या बना देता है? C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। तो कार्बो एंड हाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बना? ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्यों कार्बोहाइड्रेट है? गौर से देखो, 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन? 6 कार्बन। CH2OH OH H OH H H OH OH H and CHO. This is your structure of ग्लूकोज। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। गिन के देख लो। तो क्या है? ये है एल्डिहाइड। इसमें गौर से देखो कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड है। और बहुत सारे OH है, 1 2 3 4 5, बहुत सारे OH ग्रुप है। तो क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो क्या कहोगे कार्बोहाइड्रेट? व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट? ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड or ketone or any other substance which may form a polyhydroxyaldehyde or ketone is called carbohydrate. It is derived from two words, carbo and hydrate, which means carbon dioxide and water. During the photosynthesis, the glucose is formed by the carbon dioxide and water, and glucose is a type of carbohydrate, and therefore the C6H12O6 is called carbohydrate. And why? Because formed by the carbon dioxide and water. कार्बो बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रेट बोले तो वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये बात समझ में आया? ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है मोनोसैकराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकराइड। अब यहां पे सैकराइड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्वीट होते हैं टेस्ट में। कार्बोहाइड्रेट खाने में कैसे लगते हैं? मीठे लगते हैं। जैसे चीनी कैसा लगता है? मीठा, सुक्रोज होता है। जैसे ग्लूकोज मीठा होता है। फल का रस मीठा लगता है क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज होता है। तो ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज ये सब खाने में कैसे लगते हैं? मीठे। और चूंकि मीठे लगते हैं इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैकराइड। और ये सैकराइड 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। अब मोनोसैकराइड कौन? The simplest hydrocarbon which cannot break down into the more simpler form is called monosaccharide। कि वो हाइड्रोकार्बन जो सबसे सिंपल रूप में होते हैं उसको उससे छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते हो, उसको कहते हैं क्या? मोनोसैकराइड। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज या लैक्टोज ये सभी जो है सबसे छोटे फॉर्म में होते हैं। इससे छोटा फॉर्म नहीं हो सकता। यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 3 4 5 या 6 कार्बन होते हैं। ध्यान से रखना, 3 4 5 या 6 कार्बन वाले कहलाते हैं मोनोसैकराइड। जैसे ग्लूकोज एक तरह का मोनोसैकराइड। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसको और सिंपल फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोसैकराइड। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स which is in simpler form and cannot be break down into the more simpler form is called monosaccharides such as glucose and the fructose.
एंड व्हाट इज द ओलिगोसैकेराइड? वो हाइड्रोकार्बन जिसको किसी 2 या 3 कार्बोहाइड्रेट में तोड़ सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। जिसको 2-3 छोटे-छोटे कार्बोहाइड्रेट में बदल सकते हैं, उसको कहते हैं क्या? ओलिगोसैकेराइड। जैसे ध्यान से देखो, C6H12O6, C6H12O6, H2O, तो इधर क्या हो जाएगा? 6 और 6 12 कार्बन। H कितना हो जाएगा? 12 और 12 24, और 24 में से 2 गया 22। हालांकि हमको फॉर्मूला याद है C12H22O11, लेकिन हम आपको बना के दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 और 6 12, उसमें से 1 चला गया O11। दिस इज सुक्रोज। तो जब सुक्रोज को पानी में मिक्स करते हो, इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। कितने कार्बोहाइड्रेट में टूट गया? 2 कार्बोहाइड्रेट में टूट गया। एंड शो दैट इट इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। अगर कोई किसी 3 कार्बोहाइड्रेट में भी टूट जाता है, वो भी ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा। जैसे रैपिनोज। रैपिनोज क्या होता है? फॉर्मूला C18, H हो जाएगा 34 और O हो जाएगा 17 प्लस H2O, ये कन्वर्ट कर जाएगा 3C6H12O6 में। कितने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर गया? 3 में। तो ये क्या कहलाएगा? ओलिगोसैकेराइड। दोज कार्बोहाइड्रेट बीच में ब्रेक डाउन इनटू और 3 simpler carbohydrates are called oligosaccharide. And what is the polysaccharide? जैसे सेलुलोज। सेलुलोज का फॉर्मूला होता है C6H4 C6H10O5 का होल N। दिस इज सेलुलोज। जब इसको आप NH2O मिलाओगे, क्या मिलाओगे? NH2O, it will convert into NC6H12O6। बहुत सारे ग्लूकोज में टूट जाएगा। तो दिस इज सेलुलोज। तो all those carbohydrates which may break down so many simpler carbohydrates are called polysaccharide। तो सैकराइड यानी कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। जिसको हम लोग सिंपलर, जो ऐसे सैकराइड जो ऑलरेडी सिंपलर फॉर्म में है, उसको और छोटे फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं, कहलाते हैं मोनोसैकराइड। वो सैकराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट जिनको 2 या 3 सिंपलर फॉर्म में तोड़ सकते हैं, वो कहलाते हैं ओलिगोसैकराइड। और वो कार्बोहाइड्रेट जिससे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के यानी कार्बोहाइड्रेट्स के, तो उसको कहते हैं पॉलीसैकराइड। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है और कितनी तरह के होते हैं, ये हम आपको बता दिए। कल के क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे प्रोटीन, विटामिन, डीएनए और आरएनए। ये 3-4 टॉपिक कल पढ़ाएंगे। कल हम आपका बायोमॉलिक्यूल्स खत्म कर देंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी जल्दी खत्म होगा। और कल का जो क्लास है वो केवल लेक्चर है, रिएक्शंस कम देखने के लिए मिलेंगे, टॉपिक्स ज्यादा समझने के लिए मिलेंगे। इसलिए जो हम आपको नोट भेजे हैं ग्रुप पे, आप उसको अपने नोटबुक पर नोट करके रेडी रहिएगा। कल केवल समझाना है। अभी तक हम लोग रिएक्शंस ज्यादा पढ़ते थे, इसमें रिएक्शंस कम है, समझना ज्यादा है, टॉपिक ज्यादा है। तो इसलिए आप लोग रेडी रहिएगा। क्या होता है प्रोटीन, क्या होता है विटामिन, क्या होता है डीएनए, क्या होता है आरएनए, इसका क्या है हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस, कहां से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, और क्या इसका हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस है, ये सब जानने के लिए पढ़ें अगला क्लास। तब तक के लिए ना रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, तुरंत समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए कल तक। तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सावरण क्लासेस।
सर इसके भी नोट्स मुझे भी भेज दीजिएगा।